ट्वेल्थ फेल मूवी से मुझे एक डायलॉग याद आया कि लोग अगर अनपढ़ रहेंगे तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलेंगे। क्योंकि जब लोग पॉलिटिकली सोशलाइज्ड नहीं होते, दे आर बीइंग मिसयूज्ड। तभी बी आर अम्बेडकर ने कहा कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। When you would become aware of your rights, then you start agitating. Agitating means a kind of mental revolution comes to your mind. You start raising your voice. And organize means then you need to make a kind of political party so that you could be in a position to secure your rights. Hello, my name is Malik Nasir. Today, one of the most important topic that we are going to discuss, it is constitution. Constitution. हम बेसिक से चलेंगे। सबसे पहली चीज कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? Constitution is a set of Constitution is a set of fundamental principles through which a country is governed and constituted. So what do you mean by constitution? Constitution is actually a set of fundamental principles. It is a set of fundamental rules. जिन रूल्स के बेसिस पे एक कंट्री एक तो गवर्न होती है और दूसरी कॉन्स्टिट्यूट होती है। अगर आप स्कूल में जाओगे, अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे, देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिसके बेसिस पे वो इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। सो एक कंट्री को चलाने के लिए, एक कंट्री की गवर्नेंस चलाने के लिए, एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए देयर आर some fundamental principles. There is a body of fundamental laws through which a country is governed and constituted. For example, India has its own constitution. When India got freedom in 1947, it was Jan 26, 1950, when the Constitution of India came into force. United Kingdom is a country which has its own constitution. United States of America is a country, it has its own constitution. So you cannot imagine a country without a constitution, without a set of basic laws, without a set of basic rules. So to cut long story short, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि ये एक बॉडी है, लेकिन कौन सी बॉडी? बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बॉडी ऑफ बेसिक लॉज, बॉडी ऑफ बेसिक रूल्स, जिनके बिना एक कंट्री गवर्न और कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। सो व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन?
Why do we need a constitution? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? एक कंट्री को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है? क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन के एक कंट्री नहीं चल सकती? अगर आप जिस कंट्री की तरफ, अगर आप कोई भी कंट्री लोगे, बी डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक, तो वहां पे फिर भी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होंगे जिन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे वो कंट्री गवर्न होती है, कॉन्स्टिट्यूट होती है. बट द क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है एक कंट्री को चलाने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शनिंग क्या है? What are the functions that are being performed by the constitution? कॉन्स्टिट्यूशन का जॉब क्या है? तो अगर आप एक सोसाइटी लोगे, इस सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई मेंबर ए है, बी है, सी, डी, ई है, एफ है, जी है, एन है, पी है. तो ये जो सोसाइटी के जो मेंबर्स है, कोई मेंबर डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पटवारी है, कोई वीएलडब्ल्यू है, कोई बार्बर है, कोई और कुछ है. सो दिस सोसाइटी इज डाइवर्स. इट कॉन्स्टिट्यूट्स डाइवर्स इंडिविजुअल्स. Individuals have different types of occupations. Individuals have different type of background. For example, there is an individual A. Individual A कहता है कि मंडे के दिन छुट्टी होनी चाहिए. इंडिविजुअल B कहता है नहीं, ट्यूसडे के दिन छुट्टी होनी चाहिए. C कहता है मैं B को नहीं छोड़ूंगा. So this society without a constitution, there shall be a tussle, there shall be a conflict, there shall be a confusion and chaos in this society. But imagine if this society would have a constitution, then if this society would decide that they would design or they would make some basic and fundamental principles. अब ये सोसाइटी क्या करेगी? अभी ये सोसाइटी अनऑर्गेनाइज्ड में काम कर रही, अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रही थी. अभी ये सोसाइटी कियोस से भरी हुई थी, कंफ्यूजन था. अभी ये सोसाइटी में लाइफ सॉलिटरी थी, पोर थी, ब्रूटिश थी, शॉर्ट थी. लोग एक दूसरे को मार रहे थे, लोग एक दूसरे को पीट रहे थे. लेकिन एक चीज है, व्हेन दे decided that they would set certain or they would set few fundamental principles जिसके बेसिस पे ये सोसाइटी फंक्शन करेगी, और इन बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ साथ एक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म भी होगा. एक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म भी होगा जो इन बेसिक रूल्स को इंप्लीमेंट, जो उन लोगों को पुनिश करेगी जो इन बेसिक रूल्स का पालन नहीं करेंगे. सो टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप ऐसी सोसाइटी को इमेजिन कर रहे हैं जहां पे अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जहां पे अभी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स नहीं थे, जहां पे अभी कुछ बॉडी ऑफ बेसिक रूल्स नहीं थे. तो आप इमेजिन करो ये सोसाइटी किस तरीके से फंक्शन कर लेती. आप इमेजिन करो कि हर कोई बंदा क्या करेगा कि अपने तरीके से चीजों को डिसाइड करने लगेगा. लेकिन जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो सबसे पहली चीज, इनमें एक हार्मनी डेवलप हुई, इनमें एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन हो गई.
So the first function of the constitution, why do we need a constitution? We need constitution because the main function of the constitution is to maintain harmony and minimal coordination. So the first function that constitution perform, the first function of the constitution is that, what is that function? It maintains minimal coordination among the people of the society. It maintains the people, although they are having different background, different occupation, different region, different culture, but still there is a minimal coordination, still they cooperate to one another. No, we have to follow certain basic rules and principles if we want the long lasting life of the society, if we want an organized society, if we want that those who commit crimes shall be punished, then there is something, that is minimal coordination, that would develop among the society by virtue of these basic rules. अब पहली फंक्शन क्या है? पहली फंक्शन है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन डेवलप होती है, किन में? उस सोसाइटी के लोगों में जो उस सोसाइटी के मेंबर होते हैं, or they start living a harmonious living. Now they would not dictate to one another, or what would happen? They shall be punished. They have to abide by the basic rules जो इन्हीं लोगों ने बनाए. So the second function, that is, it specifies the authority who has the power of decision making. Who has the power of decision making? अब what is the next function? It specifies the authority. ये अथॉरिटी स्पेसिफाई करता है. कौन? मैं और आप नहीं. एक्चुअली इट इज कॉन्स्टिट्यूशन हु स्पेसिफाई द अथॉरिटी कि लोगों के लिए डिसीजन कौन लेगा. हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस, हु हैज द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग. ये लोकेट करता है, ये स्पेसिफाई करता है. व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को स्पेसिफाई करता है कि किनके हाथों ये पावर होगा कि वो इन लोगों के लिए पॉलिसीज बनाएंगे, डिसीजंस बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी क्लीन इट. नाउ लिसन. फॉर एग्जाम्पल, ये दूसरा पॉइंट जो है, वेट फॉर अ मोमेंट. इन मोनार्की, king has the power to take decisions
फॉर द पीपल। सो मोनार्कियल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, मोनार्कियल सिस्टम की बात करेंगे तो मोनार्कियल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर स्पेसिफाई करता है दैट इट इज एक्चुअली द किंग। It is actually the king which has the power to make decision, which has the power to make decision किनके लिए? लोगों के लिए। When it comes to absolutism, where absolutism is established, the king is endowed with all the power. The ultimate authority rests with the king. He has the power to decide for the people. तो जहां पे मोनार्कियल सिस्टम होगा, फॉर एग्जांपल सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया इन डेमोक्रेसी इट्स एक्चुअली पार्लियामेंट। डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन जो अथॉरिटी स्पेसिफाई करता है डिसीजन मेकिंग को लेकर, वो पार्लियामेंट को स्पेसिफाई करता है। दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक decisions for the people. In totalitarianism, the power of decision making lies with dictator. For example, North Korea. In North Korea, Kim Jong-un, he has the power to make decisions for the whole of North Korea. So to cut long story short, why do we need constitution? It's actually constitution which specifies the authority who has the power of decision making, who has the power of decision making। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बताएगा ना, वो जो हमने सोसाइटी बनाई थी उस सोसाइटी में दे मेड सर्टेन फंडामेंटल रूल्स, दे मेड बॉडी ऑफ बेसिक रूल्स। तो उन्हीं बेसिक रूल्स में ये भी लिखा है कि हु हैज द पावर टू डिसाइड फॉर यू। एंड थर्ड थिंग, why do we need constitution? Constitution provides rights to its citizens। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि सिटीजन्स के पास कौन कौन से राइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, इंडिया की अगर हम बात करेंगे यहां पे, तो इंडिया में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली डिफाइन किया है क्या डिफाइन किए हैं कि सिटीजन जो है उनके पास कौन कौन से राइट्स होंगे।
For example, there is part third of the Indian Constitution. Part third talks about 6 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, educational and cultural right, right to religion or freedom of religion, right to constitutional remedies. So one thing it provides rights to its citizen. एक तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स प्रोवाइड करता है, और दूसरी चीज ये खाली हमें राइट्स प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि ये गारंटी करता है. इट ऑल्सो गारंटीज व्हाट? It also guarantees for its protection. For example, if your right to equality is being violated, you have the right to move to the Supreme Court for the enforcement of right to equality. If your right to freedom is violated, you can directly move to the Supreme Court. Sir, my right to freedom has been violated. If your freedom of religion is violated, there is a remedy. You can move to court. Are you getting me? So, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरत है, इसकी क्यों हमें जरूरत पड़ रही है? एक सोसाइटी के लिए, एक पॉलिटिकल सिस्टम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइन करता है, खासकर डेमोक्रेसी की मैं बात करता हूं, कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. और इतना ही नहीं, इट आल्सो गारंटीज इट्स प्रोटेक्शन. ये गारंटी भी क्या करता है कि ये जिम्मेदारी लेता है, यार आई एम हियर, if somebody would start violating your fundamental rights, I guarantee you that he shall be punished. I am here to protect your fundamental rights. So कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए भी जरूरत है. एक तो मैंने क्या बताया, एक चीज मैंने बताई कि इट्स एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन which the main function of which is to maintain harmony and minimal coordination among the people. दूसरी फंक्शन मैंने बताई, इट्स एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन which specifies the authority who has the power to make decisions. Then I gave you certain examples, like in monarchy, constitution specify the authority who has the power to make decision. It's actually king. King has the power to decide for the praja, for the people. But when it comes to democracy, in democracy it is actually parliament. Parliament has the power to decide for the people. When it comes to dictatorship or totalitarianism, it's actually dictator. The constitution specifies that it is the dictator which has the power to make decisions for the society. For example, I gave you an example of North Korea. Kim Jong-un, he has the power to decide for the whole of North Korea. Ultimate authority rests with that person. So उसके बाद मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स राइट्स टू इट्स सिटीजन्स, but also it guarantees when it comes to its protection. If your rights are violated, there is a list given to our constitution under part 3rd. There are certain fundamental rights that have been clearly defined for the citizens and non-citizens. But if these fundamental rights are violated, there is a remedy that is being provided by the constitution under part 3rd, under article 32, under article 13, etc., etc. Now the next thing is point number 4. Why do we need constitution? We need constitution, it's because क्यों? तो यहाँ पे अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो गवर्नमेंट को कौन रिस्ट्रिक्ट करता? Because it restricts the power of government. It restricts the power of government. Suppose take an instance of this society, and this is a government. And if there would be no constitution,
then government would start doing it its own. So, in every democratic country, government must be in line with the constitution. Government has to be in line with the basic rules. Government cannot make any arbitrary decision which is not in line with the constitution. There is a list of fundamental rights. Suppose if government would make a kind of law that is not in line with the constitution or fundamental rights. So there is आर्टिकल 13 13 तो आर्टिकल 13 का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, तो यहां पे आर्टिकल 13 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होता है जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यहां पे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा इफ द पार्लियामेंट हैज नॉट मेक ए लॉ दैट इज नॉट इन लाइन विद द फंडामेंटल राइट्स। क्या पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ मत बनाया है दैट इज नॉट इन लाइन विद द फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि उसमें कैटेगोरिकली आर्टिकल 13 में कहा गया है कि कोई भी लॉ जो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को तो वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। यहां पे गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। यू हैव टू बी इन लाइन विद दिस बेसिक रूल्स, you have to be in line with the set of these basic principles. You cannot go beyond that. So here, why do we need constitution? Because it restricts the power of the government. And 5.5, why do we need a constitution? Again, it's actually constitution which provides vertical distribution of power. Vertical distribution of power. What does vertical distribution of power means? Vertical distribution of power simply means, for example, take the instance of India. In India, power flows through, at head there is center, यहां पे स्टेट है, यहां पे लोकल गवर्नमेंट है। So India is a federal country. When I say federal country, there is actually constitutional division of powers. और ये डिवीजन भी कैसा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है यहां पे। When I say vertical, it means it's actually constitution that distributes power along with the center to state to local government. This is called vertical distribution of power. This vertical distribution of power is possible just because of written constitution, because our constitution also provides for union list. Union list carries all the subjects where center has an authority to make laws on all those subjects. Around there are 100 subjects. There is state list for the state. And local government has, be it rural local government or urban local government, it has given its own subject. But when it comes to next point, point number 6, it provides horizontal distribution of power. Horizontal distribution of power. What does horizontal distribution of power means? In democratic countries, horizontal distribution of power simply means where constitution distributes power among 3 organs of the government. One is legislature. Legislature has the power to make the laws. Executive has the power to implement the laws, and judiciary has the power to adjudicate the laws, to provide justice, to interpret the laws.
So there is an horizontal line and there is horizontal division of power that is being provided by the constitution. To sum up, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स या बेसिक रूल्स। नंबर वन, बेसिक रूल्स। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, इन्हीं बेसिक रूल्स से हमारी कंट्री एक तो गवर्न होती है और एक कॉन्स्टिट्यूट होती है। दूसरी चीज जो हमने यहाँ पे डिस्कस की कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है हमें, तो उसमें हमने पहली चीज बताई कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी वजह से एक तो मिनिमल कोऑर्डिनेशन डेवलप होती है और प्लस लोगों में हार्मनी डेवलप होती है। आल्दो कि लोग जो है उनके ऑक्यूपेशन डिफरेंट है, रीजन अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। दूसरी चीज मैंने बताई कि इट स्पेसिफाई द अथॉरिटी, जिसके पास क्या है, इट स्पेसिफाइज द अथॉरिटी हु हैज द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। तीसरी चीज मैंने डिस्कस की कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से क्या होता है, ये पावर को क्या करता है, हॉरिजॉन्टली भी डिस्ट्रीब्यूट करता है प्लस वर्टिकली भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमें कुछ बेसिक राइट्स मिलते हैं जो क्लियरली डिफाइंड है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक तो राइट्स मिलते हैं, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें गारंटी करती है कि इफ योर राइट्स आर वायलेटेड यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या हाई कोर्ट। अगर बाकी ऑर्डिनरी राइट्स होंगे तो उस हाल में आप हाई कोर्ट चले जाओ। इफ यू आर फॉर एग्जांपल अंडर आर्टिकल 300A you have been given right to property. If your right to property has been violated, you can move to session court, district court, high court. Okay,